आज हमारे पास यूपीपीएससी मेंस की तैयारी के कुछ शानदार नोट्स हैं। और ये नोट्स मतलब सिर्फ एक परीक्षा के लिए नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के भविष्य का एक तरह से खाका खींचते हैं। उत्तर प्रदेश आज एक चौराहे पर खड़ा है। अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण इसे विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, या फिर अनियंत्रित विकास इसे नई समस्याओं के जाल में भी फंसा सकता है। बिल्कुल। तो सवाल यह है कि क्या यूपी का शहरीकरण एक सोची समझी रणनीति है या बस एक बेतरतीब प्रक्रिया? चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। जरूर। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम शहरीकरण या अर्बनाइजेशन कहते हैं तो इसका असली मतलब क्या है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि शहरीकरण का मतलब सिर्फ ऊंची इमारतें और फ्लाईओवर नहीं होता। राइट। इसकी परिभाषा के दो मुख्य हिस्से हैं। पहला तो जाहिर है शहरी क्षेत्रों में आबादी के अनुपात का बढ़ना, मतलब राज्य की कुल आबादी का कितना प्रतिशत शहरों में रह रहा है। और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। जी। लेकिन दूसरा हिस्सा ही मुझे लगता है इसके आर्थिक इंजन को दिखाता है। अच्छा। वो है गैर कृषि गतिविधियों का विस्तार। एक्सपेंशन ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, मतलब खेतीबाड़ी के अलावा दूसरे काम। हाँ। जैसे उद्योग, व्यापार, सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य। जब किसी जगह की अर्थव्यवस्था खेती से हटकर इन चीजों पर निर्भर होने लगती है, तब असल में शहरीकरण होता है। और उत्तर प्रदेश में ये बदलाव कई ताकतों की वजह से हो रहा है। कुछ ऐतिहासिक है, कुछ आर्थिक और कुछ हाल की सरकारी नीतियों का नतीजा है। तो चलिए इन्हीं ताकतों को, इन्हीं ड्राइवर्स को समझते हैं। जी। कौन सी बड़ी वजह हैं जो उत्तर प्रदेश के शहरीकरण को ये रफ्तार दे रही हैं? देखिए, मोटे तौर पर हम 5 मुख्य ड्राइवर्स देख सकते हैं जो इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन को चला रहे हैं। ओके। पहला है ऐतिहासिक और प्रशासनिक वजह। हिस्टोरिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। जी ठीक है। हाँ। दूसरा और शायद सबसे अहम, औद्योगिकरण और आर्थिक गतिविधियां। इंडस्ट्रियलाइजेशन। जी। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी। चौथा है लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, मतलब प्रवासन, माइग्रेशन। और पांचवा है सरकारी नीतियां और योजनाएं। अगर हम इन पांचों को एक साथ देखें तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं। पहले से शुरू करते हैं, ऐतिहासिक और प्रशासनिक कारक। जब मैं ऐतिहासिक कारक सुनता हूं तो मेरे दिमाग में आता है कि क्या कुछ शहर सिर्फ इसलिए बड़े हैं क्योंकि वे बहुत पुराने हैं? आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है। ये सिर्फ पुराने होने की बात नहीं है। प्रयागराज, वाराणसी, आगरा जैसे शहर ये प्राचीन और मध्यकाल से ही धर्म, संस्कृति और व्यापार के केंद्र रहे हैं। अच्छा। इन्हें हम एंशिएंट मैग्नेट्स कह सकते हैं, एक तरह के प्राचीन चुंबक। एक गुरुत्वाकर्षण था जो हमेशा से लोगों को खींचता रहा है। बिल्कुल, ये एक विरासत है जो इन्हें शुरुआत से ही एक बढ़त देती है। और इसका प्रशासनिक पहलू, जिसे कैपिटल इफेक्ट भी कहते हैं। जी। जो शहर राजधानी या मुख्य प्रशासनिक केंद्र होते हैं, जैसे लखनऊ, वहाँ सरकारी दफ्तर, बड़े संस्थान और बेहतर सुविधाएं अपने आप जमा हो जाती हैं। सही बात है। इससे एक ऐसा इकोसिस्टम बनता है जो रोजगार पैदा करता है और शहर स्वाभाविक रूप से फैलता है। लेकिन क्या इसका एक दूसरा पहलू भी है? मतलब क्या राजधानी पर इतना ज्यादा ध्यान देने से राज्य के बाकी हिस्से पिछड़ जाते हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इससे वही क्षेत्रीय असमानता बढ़ती है जिसका जिक्र हम शायद बाद में करेंगे। बिल्कुल। चलिए अब दूसरे ड्राइवर पर आते हैं, औद्योगिकरण। ये नए औद्योगिक केंद्र और आईटी हब एक चुंबक की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन ये चुंबक बने कैसे? यहाँ हमें दो अलग अलग कहानियां दिखती हैं। एक तरफ है लेगेसी हब्स, यानी पुराने औद्योगिक शहर। कानपुर। बिल्कुल, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कानपुर, जिसे कभी पूर्व का मैनचेस्टर कहते थे। हाँ। चमड़े और टेक्सटाइल उद्योग ने कानपुर को एक बड़ा शहर बनाया। इसी तरह गाजियाबाद, मेरठ का औद्योगिक गलियारा भी एक पुराना केंद्र है। तो ये पहली लहर थी। जी, ये शहर औद्योगिक क्रांति की पहली लहर पर सवार होकर बड़े हुए। और दूसरी कहानी, जो शायद आज के उत्तर प्रदेश की पहचान ज्यादा है। एकदम सही। दूसरी कहानी है मॉडर्न ग्रोथ की, जिसका चेहरा है नोएडा और ग्रेटर नोएडा। राइट। ये शहर आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्विस सेक्टर की लहर पर सवार हैं। इन्होंने एक बिल्कुल नए तरह के शहरी विकास को जन्म दिया है, जो ज्ञान और तकनीक पर आधारित है। हाँ, पर कहानी यही खत्म नहीं होती। इन बड़े हब्स के अलावा हमें एमएसएमईज को नहीं भूलना चाहिए। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। हाँ, इनकी भूमिका अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। बिल्कुल, एमएसएमईज शहरीकरण की कैपिलरीज की तरह है, मतलब सूक्ष्म धमनियों की तरह। अच्छा, ये अच्छी एनालॉजी है। एक्सप्रेसवे और बड़े शहर आर्टरीज हो सकते हैं,
लेकिन ये छोटे उद्योग ही हैं जो रोजगार को राज्य के कोने-कोने तक पहुंचाते हैं। जैसे मुरादाबाद का पीतल उद्योग या भदोही के कालीन। एकदम, ये स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं और लोगों को अपने ही जिले में काम देते हैं, जिससे छोटे शहर भी विकसित होते हैं। तो ये नए औद्योगिक केंद्र एक चुंबक की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन ये चुंबक तभी काम करेगा जब लोग इन तक पहुंच सकें। यहीं पर शायद इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की भूमिका आती है ना? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। कनेक्टिविटी विकास की धमनी की तरह है। जैसे यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। इनको सिर्फ सड़कें समझना एक भूल होगी। ये असल में नए आर्थिक गलियारे हैं। ये राज्य के विकास का नक्शा दोबारा खींच रहे हैं। जहां कभी सिर्फ खेत थे, वहां अब नए औद्योगिक और आवासीय केंद्र बन रहे हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है जी। और शहरों के अंदर की कनेक्टिविटी, जैसे मेट्रो, उसका क्या असर हुआ है? उसमें शहर की परिभाषा ही बदल दी है। लखनऊ, नोएडा, कानपुर में मेट्रो ने शहर के केंद्र और बाहरी इलाकों के बीच की दूरी को मानसिक और वास्तविक दोनों स्तरों पर कम कर दिया है। हाँ, में ये तो है। जब शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचना आसान और सस्ता हो जाता है, तो शहर का दायरा भी फैलने लगता है। लोग फिर बाहरी इलाकों में भी रहने लगते हैं। बिल्कुल, जिससे शहर का एक व्यवस्थित विस्तार होता है। सीधा सा समीकरण है, बेहतर कनेक्टिविटी मतलब तेज और फैला हुआ शहरीकरण। और इसी कनेक्टिविटी ने लोगों की आवाजाही को आसान बना दिया है। और ये हमें हमारे चौथे ड्राइवर तक ले आता है, प्रवासन या माइग्रेशन। जी। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक पहलू है। और इसे समझने के लिए पुश फैक्टर्स और पुल फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट बहुत मददगार है, जैसा नोट्स में लिखा है। हाँ। पुश फैक्टर्स वो वजह है जो लोगों को अपना गांव छोड़ने पर मजबूर करती हैं। जैसे कि कृषि संकट, जिसे एग्रेरियन डिस्ट्रेस कहते हैं। बिल्कुल। और कृषि संकट का मतलब सिर्फ खराब फसल नहीं है। इसका मतलब है बढ़ता कर्ज, घटता भूजल स्तर, मौसम की अनिश्चितता और एक ऐसी पीढ़ी जो अब शायद खेती को एक सुरक्षित भविष्य के तौर पर नहीं देखती। एकदम सही। ये हताशा और बेहतर जीवन की आकांक्षा लोगों को शहरों की ओर धकेलती है। ये एक तरह से मजबूरी का पलायन है। और पुल फैक्टर्स उन्हें शहरों की तरफ खींचते हैं। हाँ, पुल फैक्टर्स शहर का आकर्षण है। बेहतर नौकरी के मौके, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और एक अलग तरह की जिंदगी जीने का मौका। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा ट्रेंड राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर की ओर प्रवासन का रहा है। हाँ, पश्चिमी यूपी से बहुत लोग दिल्ली एनसीआर आते हैं। जी, पश्चिमी यूपी के जिलों से लाखों लोग काम की तलाश में दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद आते हैं। ये एक विशाल मानवीय और आर्थिक प्रवाह है। तो अब तक हमने देखा कि ऐतिहासिक वजहें हैं, उद्योग हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है और लोगों का प्रवासन। ये सब मिलकर शहरीकरण को बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को दिशा कौन दे रहा है? यहीं पर हमारे पांचवें ड्राइवर यानी सरकारी नीतियों की भूमिका आती होगी। जी, सरकार की नीतियां इस बेतरतीब प्रक्रिया को एक ढांचा देने की कोशिश करती हैं। इसमें कुछ बड़ी योजनाएं शामिल हैं। हाँ, जैसे स्मार्ट सिटीज मिशन, जिसका मकसद है शहरों को तकनीकी मदद से ज्यादा रहने लायक और कुशल बनाना। ठीक है। फिर अमृत और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हैं, जो सीधे तौर पर पानी, सीवेज और सस्ते घर जैसी बुनियादी जरूरतों पर काम करती हैं। इन योजनाओं में एक नाम मुझे बहुत दिलचस्प लगा, ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये सीधे तौर पर शहरी योजना तो नहीं लगती? ये एक बहुत ही चतुराई से बनाई गई योजना है, जिसका शहरीकरण पर गहरा पर अप्रत्यक्ष प्रभाव है। वो कैसे? ODOP हर जिले के एक पारंपरिक उत्पाद को बढ़ावा देती है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा होता है और अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। अच्छा। इसका सबसे बड़ा फायदा है छोटे शहरों का शहरीकरण। मतलब विकास सिर्फ लखनऊ या नोएडा तक सीमित कर नहीं रहता, बल्कि अमरोहा, कन्नौज और सिद्धार्थनगर जैसे छोटे शहर भी आर्थिक केंद्र के रूप में उभरते हैं। बिल्कुल, ये क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने की एक बहुत अच्छी कोशिश है। अच्छा, तो एक तरफ तो ये विकास की चमकदार तस्वीर है, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, IT पार्क खुल रहे हैं, स्मार्ट सिटीज बन रही हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो होगा। जी जरूर। इस तेज विकास की कीमत क्या है, चुनौतियां क्या हैं? और चुनौतियां बहुत गंभीर है, इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है आवास की, हाउसिंग। जब लाखों लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में शहर आते तो वो रहेंगे कहाँ? और इसका नतीजा होता है झुग्गियों का बढ़ना। हाँ, झुग्गियों और अनौपचारिक बस्तियों का अनियंत्रित विकास।
जहां साफ पानी, सफाई और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं होती। और जब इतनी बड़ी आबादी एक जगह जमा होती है तो संसाधनों पर भी जबरदस्त दबाव पड़ता होगा। बिल्कुल, ये हमारी दूसरी चुनौती है, संसाधन। शहर प्यासे हो रहे हैं, भूजल स्तर खतरनाक रूप से नीचे जा रहा है। बढ़ती आबादी के लिए पानी की आपूर्ति एक बड़ी जंग है। इसके साथ ही कचरा प्रबंधन, वो एक विकराल समस्या बन जाता है। हमारे शहर कचरे के पहाड़ों तले दब रहे हैं। और पर्यावरण और ट्रैफिक जाम की समस्या तो हम रोज ही अनुभव करते हैं। ये तीसरी चुनौती है, पर्यावरण। ट्रैफिक जाम सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, ये हमारे फेफड़ों में जहर घोल रहा है। सही बात है। शहरों के विस्तार के नाम पर तालाबों को भरा जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है। हम कंक्रीट के जंगल बना रहे हैं जिसकी कीमत हमारी नदियां, हमारी हवा और हमारा पारिस्थितिकी तंत्र चुका रहा है। और इन सब के बीच एक चुनौती है जो शायद सबसे ज्यादा चिंताजनक है, असमानता की। जी, चौथी और सबसे गहरी चुनौती है असमानता, इनइक्वालिटी। शहरीकरण का फायदा सबको बराबर नहीं मिल रहा। राज्य के अंदर एक बहुत बड़ी खाई बन गई है। पश्चिमी यूपी यानी नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ का इलाका, वो पूर्वी यूपी और बुंदेलखंड की तुलना में कहीं ज्यादा विकसित है। बहुत ज्यादा। वेस्ट यूपी इज फार मोर डेवलप्ड देन ईस्ट यूपी। ये असंतुलन इतना गहरा क्यों है? क्या इसके ऐतिहासिक कारण है या ये हाल की औद्योगिक नीतियों का नतीजा है? इसके कारण दोनों हैं। ऐतिहासिक रूप से भी पश्चिमी यूपी ज्यादा समृद्ध रहा है, लेकिन आजादी के बाद खासकर हरित क्रांति और फिर दिल्ली एनसीआर से नजदीकी ने इस खाई को और चौड़ा कर दिया। तो निवेश और उद्योग स्वाभाविक रूप से उस ओर गए। जी, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर था। इसे ऐसे समझिए, अगर यूपी एक हवाई जहाज है तो उसका एक इंजन यानी पश्चिमी यूपी पूरी ताकत से चल रहा है, जबकि दूसरा इंजन यानी पूर्वी यूपी और बुंदेलखंड काफी धीमा है। तो हवाई जहाज उड़ तो रहा है लेकिन असंतुलित होकर। बिल्कुल, और ऐसा सफर लंबे समय में खतरनाक हो सकता है। तो इन सभी ड्राइवरों और चुनौतियों को देखते हुए हम आखिर में क्या कह सकते हैं? यूपी का शहरीकरण किस दिशा में जा रहा है और आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? निष्कर्ष ये है कि यूपी में शहरीकरण की प्रक्रिया धीरे धीरे लेकिन लगातार हो गई है और ये क्षेत्रीय रूप से बहुत असमान है, रीजनली अनइवन। पर इसमें कोई शक नहीं कि इसमें अपार आर्थिक विकास और सामाजिक बदलाव की क्षमता है। शहर विकास के इंजन हैं और यूपी को इस इंजन की सख्त जरूरत है। सवाल बस ये है कि इस इंजन को सही दिशा में कैसे चलाया जाए। जी, तो द वे फॉरवर्ड क्या है? आगे का रास्ता क्या है? आगे का रास्ता एक बड़े लक्ष्य पर टिका है। हमें समावेशी और लचीला शहरीकरण, मतलब इंक्लूसिव एंड रिजिलिएंट अर्बनाइजेशन हासिल करना है। ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है, इनके गहरे मतलब है। बिल्कुल। जब हम समावेशी या इंक्लूसिव कहते हैं तो इसका जमीनी मतलब क्या है? समावेशी का मतलब है कि विकास का फायदा समाज के हर वर्ग को मिले। झुग्गी में रहने वाले मजदूर से लेकर अपार्टमेंट में रहने वाले प्रोफेशनल तक, सबके लिए शहर में जगह और अवसर हों। और लचीला या रेजिलिएंट? रेजिलिएंट का मतलब है कि हमारे शहर भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हों, चाहे वो जलवायु परिवर्तन से होने वाली बाढ़ हो या किसी महामारी जैसा संकट। क्या हमारे शहर एक झटके में ढह जाएंगे या वे उसका सामना कर पाएंगे? यही सवाल है। तो इस लक्ष्य को पाने के लिए क्या करना होगा? इसके लिए 3 स्तंभों पर काम करना होगा। पहला है संतुलित क्षेत्रीय विकास, ताकि विकास का इंजन पूरे राज्य में बराबर चले। जैसा हमने बात की है, सिर्फ एक हिस्से में नहीं। जी। दूसरा है सतत योजना, सस्टेनेबल प्लानिंग, यानी ऐसा विकास जो पर्यावरण को नष्ट न करे। इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ग्रीन बिल्डिंग्स और जल संरक्षण पर ध्यान देना होगा। और तीसरा? और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, मजबूत शासन, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, मतलब प्रभावी नीतियां बनाना और उन्हें जमीन पर सही ढंग से लागू करना। लागू करना ज्यादा जरूरी है। यह विश्लेषण बहुत स्पष्ट है और ये मजबूत शासन वाली बात मुझे सोचने पर मजबूर करती है। इसका वास्तविक अर्थ क्या है, खासकर जब हमें संतुलित और सतत विकास सुनिश्चित करना हो? क्या इसका मतलब सिर्फ कागज पर अच्छी नीतियां बनाना है, या उन नीतियों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करना और ये सुनिश्चित करना भी है कि विकास का लाभ समाज के